नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है शहबाज शरीफ सीक्रेट रिलेशन विद इंडिया एक्सपोज्ड। अच्छा, तो वो जो ऑडियो लीक हुई है बहुत सारी, उसमें ये बात समझ में आ रही है। तो चलिए भाई देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। अभी हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ऑडियो लीक हुई है। भारत से वो पावर प्लांट मंगवा रहे हैं। वैसे तो हमने इंडिया से तजारत करनी नहीं है क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अब अपने मफाद के लिए हमारी हुकूमत जो है वो अपने दामाद के लिए वहाँ से पावर प्लांट मंगवा रही है। देखें, जो भी दुश्मन या दोस्त ममालिक होते हैं वो सिर्फ अवाम की हद तक होते हैं। इनके जो फ़ायदा या नुकसान होता है ना, वो अवाम से ऊपर होता है थोड़ा। अपने मफाद के लिए ये लोग दुश्मन या दोस्त नहीं देखते, बस जहाँ से फ़ायदा होता है। इंडिया हमारे लिए दुश्मन है लेकिन उन लोगों के लिए शायद नहीं है, यही हो सकता है। अच्छा, ट्रेड इन्होंने बंद की ये कहकर कि जी कश्मीर में रहने वाले लोगों पर जुल्म हो रहा है, भारत में रहने वाले मुसलमानों पर भारत जुल्म कर रहा है, हमने भारत के साथ ट्रेड नहीं करनी। तो ये अब क्या कर रहे हैं? देखिए, वही बात है कि ट्रेड या जो भी डील्स हैं वो अवाम की हद तक इन्होंने करना है, क्योंकि अगर ये भारत से मंगवाते तो शायद अवाम को थोड़ा रिलीफ मिल जाता, प्राइसेस थोड़ी कम हो जाती, लेकिन वो इनकी जेबों में ना जाता। शायद इसलिए वहाँ से नहीं मंगाई गई, क्योंकि अवाम को तो महंगे दामों ही बेचनी थी ना। जहाँ पे अवाम का फायदा है ना, वहाँ इन लोगों का नुकसान है, वहाँ पे इन्होंने डील नहीं करनी। दोहरे में आ रहा है हमारी हुकूमत का ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अपना मफाद देख रहे हैं, अवाम को इन्होंने रिलीफ नहीं देना। नहीं, देखें आप, जो भी पीछे सियासतदान गुजरे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी शायद कंट्री का किस्मत ही इस तरह की है कि जो भी सियासतदान आते हैं वो सिर्फ अपना मुफाद देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि अवाम को रिलीफ हो रही है, फ़ायदा हो रहा है। उनकी जेबों में जहाँ से ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, उनको जहाँ फ़ायदा हो रहा है वहाँ से ही ट्रेड होगी, वहाँ ही काम होगा। इनका तो पोल खुल चुका है। ये तो मंगवा रहे हैं अपने जमाई राजा के लिए पावर प्लांट कि उनकी सोसाइटी में ग्रिड स्टेशन लगना है। तो क्या आपको लगता है कि अब तो अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि इनका भांडा फूट चुका हुआ है? अब तो तजारत होनी चाहिए ताकि फ्लड से जो इस मुल्क की सूरत हाल खड़ी हो गई है, जितनी महंगाई हो गई है, अगर ट्रेड होगी तो अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। और मेरा ख्याल अब ये हमारा हक है कि ट्रेड खुलनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जहाँ पे अगर अवाम को फ़ायदा हो रहा है तो कोई इसमें मजायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए इंडिया से सब्जियां या इस तरह की चीज़ें मंगाना शुरू कर देते हैं। इन केस ठीक है, आगे जाके जब हमारी अपनी ठीक हो जाती हैं चीज़ें तो आप बंद कर दें। आपको दुश्मनी है जो, लेकिन ज़रूरत के वक्त तो कहते हैं। कौन सी दुश्मनी? सवाल ये है, कौन सी दुश्मनी भाई? देखें, दुश्मनी तो स्टार्ट से ही चलती आ रही है ना, कश्मीर की वजह से हो या दूसरी और कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से है। लेकिन इनको ये पावर प्लांट मंगवाते वक्त दुश्मनी नजर नहीं आई है ना? बिल्कुल नहीं आई। वही तो कह रही हूँ कि जहाँ पे अपनी जेब की बात आती है वहाँ पे दुश्मनियाँ खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये चीज़ें तभी खत्म हो सकती हैं अगर हमारे जैसे लोग बोलेंगे, स्टैंड लेंगे इन चीज़ों के लिए। पब्लिक जब तक इन चीज़ों पे चुप रहेगी, बर्दाश्त करती रहेगी, तब तक ये चीज़ें यूं ही चलती रहेंगी। अच्छा, अब जो ये मैडम बातें कह रही थी कि भाई थोड़ी देर के लिए आप जो है दुश्मनी खत्म कर दीजिए और भारत से सब्जियां मंगवा लीजिए, मतलब अपने जरूरत की चीजें जो हैं वो मंगवा लीजिए। अच्छा, मतलब जब जरूरत है तब दुश्मनी को छोड़ दीजिए, साइड में रखिए, और जैसे ही जरूरत खत्म होगी फिर से दुश्मनी चालू कर दीजिए। वाह 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 वाह। तो ये भी तो आपका डबल स्टैंडर्ड है ना। तो जब आवाम ही ऐसी डबल स्टैंडर्ड वाली है तो जाहिर सी बात है कि जो सियासत में बैठे हैं, जो सत्ता पर बैठे हैं, वो भी लोग ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड वाले होंगे। आप ही के बीच में से जाते हैं, तो वही हुआ है, वही कर रही है वहां की सरकार पिछले 75 साल से। तो इसका दोष किसी और को मत दीजिए, ये दोष बिल्कुल आप लोगों का है, आवाम का है। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ऑडियो लीक हुई है। वो अपने बेटी के दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट मंगवा रहे हैं। क्या कहेंगे? वैसे तो हमारी ट्रेड बंद है, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते इंडिया से, एक्सपोर्ट हम वैसे ही नहीं करते, तो ये क्या हो रहा है? ओरिजिनली स्पीकिंग तो थोड़ी सी हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। या तो सारों के लिए ट्रेड ओपन होनी चाहिए या किसी के लिए भी ओपन नहीं होनी चाहिए। बट सिंस वी नो के मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला चक्कर है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं जो कि ओरिजिनली हिपोक्रेसी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब इनको क्यों नज़र नहीं आ रहा कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? यूएनओ में तो खड़े होकर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी इन जो फॉरम पर मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इंडिया के साथ ये शो करते हैं कि जी हमारी तो इंडिया के साथ फुल टाइम जो है दुश्मनी है, 36 का आंकड़ा हमारा उनके साथ है। लेकिन जब अपने मफाद की बात आ रही है तो अंदर खाते सब कुछ मंगवाया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। बेशक वो 6000 सीसी गाड़ी हो या बेशक वो इंडिया से इम्पोर्ट हो, तो हिपोक्रेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और बेशक यूएनओ हो या कोई भी फॉरम हो, हम ये चीज़ शो कराते हैं, बट अंदर जो है ना वो मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं।
मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें सारों से कट ऑफ हो जाना चाहिए इंक्लूडिंग इंडिया, हमें उनके साथ एक्सपोर्ट भी करनी चाहिए, इंपोर्ट भी करनी चाहिए। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। हमें कश्मीर का मामला थोड़े अच्छे तरीके से उठाना चाहिए, पर वो डिफरेंट फॉरम्स हैं। हमें अपने पैसे रोक के या अपना फ़ायदा ख़राब करके जो है ना, इस तरह से चीज़ों को नहीं चलाना चाहिए। पर हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। अगेन वही बात है कि अगर हम एक बंदे के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो इसी को तो करप्शन कहते हैं। तो मतलब यही चीज़ जो है वो हम मल्टीपल टाइम्स सारे पॉलिटिशियंस के लिए कह चुके हैं कि ये बेशक डायरेक्टली करप्शन नहीं कर रहे, बट इनडायरेक्टली किक बैक्स और इन सारी सूरत में तो ये करप्शन नहीं तो ये मॉरली भी करप्शन है, और शायद मेरा ख्याल फाइनेंशियली भी करप्शन है ये। एज अ पाकिस्तानी आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? एज अ पाकिस्तानी मैं इंडिया के बारे में ये सोचता हूँ कि नो डाउट हमारा उनके साथ बहुत डिफरेंसेस हैं। हम अगर ये कहें कि शायद वो हमारे दुश्मन हैं तो ये गलत नहीं होगा, बट मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि आपका कोई ना कोई नेबर अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, तो आपको सारों के साथ चलना पड़ता है और आपको सारों के साथ चलना चाहिए। आपको अपना फ़ायदा देखना है एज अ नेशन। अगर किसी चीज़ में आपका फ़ायदा है तो आपको वो करनी चाहिए, बेशक वो इंडिया के साथ। क्यों सोच है आपकी कि इंडिया हमारा बुरा नेबर है? मेरा ख्याल है कि एक्शंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाउडर होते हैं जो है वो आपके वर्ड से। तो एक्शंस पिछले हमें बताते हैं, बेशक वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट हो बलूचिस्तान के अंदर या वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, या वो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को सबोटाज करना, या मल्टीपल चीज़ें ऐसी हैं। बेशक कश्मीर का मामला हम ले लें, जो वो मतलब निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, आइदर कश्मीर उनका है या हमारा है, एक ये फिर भी एक सेपरेट डिबेट हो सकती है, बट वो जहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे चल रहे हैं, दैट्स समथिंग विच इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल फॉर मी एटलीस्ट। मतलब यहाँ पर भी तो बहुत कुछ होता है। देखिए, पाकिस्तान में कुछ होता है तो हम उसका ब्लेम सारा का सारा भारत पर लगाते हैं। भारत में कुछ होता है तो उसका सारा ब्लेम पाकिस्तान पर आता है। कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे और आपस में ताल्लुकात को बेहतर हम क्यों नहीं करते? ताकि इंडिया तो 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। हमने 75-70 सालों में इंडिया के साथ दुश्मनी निभाने के अलावा कुछ नहीं किया। हमने यही इंडिया पर तनकीद करने की बजाय, इंडिया को बुरा भला कहने की बजाय अपने ऊपर काम किया होता तो मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान भी किसी बहुत अच्छी लेवल पर, बहुत अच्छी जगह पर नजर आता। आपने बड़ी अच्छी बात की है और मैं इसका एक ही छोटा सा जवाब दूंगा, और इसकी रीज़न ये है कि उनका और हमारा डिफेंस बजट बंद हो जाएगा। अगर डिफेंस बजट बंद हो जाएगा तो शायद आपके मुल्क में थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी, जो कि यहाँ के कुछ हल्का अहबाब ऐसा चाहते नहीं हैं। तो डिफेंस बजट की गेम है सारी। तो जब तक कश्मीर का मामला चलता रहेगा, 2 लाशें इधर से 2 लाशें उधर से आती रहेंगी, उनको भी डिफेंस बजट मिलता जाएगा और हमें भी मिलता जाएगा। तो सारी वही गेम है। अदरवाइज 6000 सीसी गाड़ी के ऊपर इम्पोर्ट कैसे ख़त्म होगी? सर, हम इन भाई साहब को ये भी नहीं पता कि डिफेंस बजट जो है वो हमारा जो है डिफेंस बजट वो हमारी टोटल जीडीपी का कितना परसेंट है? 3 से 4% है। हमारे डिफेंस पे हमारे जीडीपी का 3 से 4% ही खर्च होता है। आप इस बात को समझिए। बाकी 96% 97% चीजें दूसरे पर जीडीपी का 97% दूसरी चीजों पे खर्च होता है। आपके यहाँ ज्यादा है। आपके यहाँ जीडीपी के मुकाबले परसेंटेज ऑफ यूज जो है, बजट जो है डिफेंस बजट, वो ज्यादा है। दूसरी बात, इन भाई साहब ने कही कि हिपोक्रेसी। सबसे बड़े हिपोक्रेट अगर कोई मैंने देखे हैं तो वो पाकिस्तान के लोग देखे हैं, पाकिस्तान के नेता देखे हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण मैं देता हूं। आपके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, जो उनको मतलब काबिलियत से नहीं मिली है कुर्सी, चूंकि जरदारी फैमिली से आते हैं इसलिए मिली है। उन्होंने जाकर कहा वहां पर कई सारे इंटरव्यूज में बोला कि जी भारत एक सेकुलर कंट्री नहीं रहा। अच्छा देखिए कैसी ये बात है कि जो कंट्री खुद सेकुलर नहीं है वो दूसरी कंट्री जो सेकुलर है उसको ज्ञान दे रही है, उसके ऊपर आरोप लगा रही है वो कंट्री कि जी फला देश जो है वो सेकुलर नहीं रहा। उस देश का विदेश मंत्री जिसके यहां माइनॉरिटीज पे जुल्मो सितम की इंतहा हो गई है, वो कह रहा है कि भारत सेकुलर नहीं रहा। वो उस देश का विदेश मंत्री जिस देश में पिछले 75 साल में 2000 से मंदिर 20 रह गए हैं, उस देश का विदेश मंत्री कह रहा है कि जी भारत सेकुलर नहीं रहा। उस देश का विदेश मंत्री जो इस्लामाबाद के में जहां के लोग एक मंदिर बनने नहीं दे रहे हैं, सरकार चाहती है कि मंदिर बने, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का कि मंदिर बने, लेकिन वहां के लोग नहीं बनने दे रहे, कट्टरवाद फैला रहे हैं, जबरदस्ती नहीं बनने दे रहे मंदिर। आप उस देश के विदेश मंत्री कहता है कि जी सेकुलर नहीं रहा इंडिया। हमें आपसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दुनिया जानती है कि हम सेकुलर हैं और हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आपके यहां जो घटना होती है तो कोई बात नहीं जी, लेकिन हमारे यहां होगी तो जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। यह होती है हिपोक्रेसी।
दूसरी बात आपने कही कि जी ट्रेड बढ़ाना चाहिए और ये करना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए, क्यों करना चाहिए? मेरा सवाल ये है, क्यों करना चाहिए? जब एक बार दुश्मनी है, हाँ, दुश्मनी से याद आया, आपने कहा कि जी इंडिया के एक्शंस जो हैं वो ज्यादा दिखते हैं। एक्शंस के बारे में बताऊं आपको? आपके यहाँ के बहुत बड़े एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं और एक और ऑफिसर रह चुके हैं, उन दोनों की बातें मैं आपको सुनवाता हूं। आपकी सेना ने 4 बार, जो भी चारों लड़ाइयां हमारी हुई हैं, चारों बार पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया पर, और आप कहते हैं कि जी भारत दुश्मनी करता है। सुनिए पहले। हमने हर जंग हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने, लोग सुनना नहीं पसंद करते। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी हियर। ईस्ट पाकिस्तान भी खोया, हमने ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटेम्प्ट थी। पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। सुना आपने? तो इनफैक्ट तो उल्टा हमें कहना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि 4 बार उसने हम पर अटैक किया है, 4 बार उसने हम पर हमला किया है, जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर छेड़ के रखा है उसने। तो हमने तो हर बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हम, हमारे पीएम वाजपेयी जी बस लेकर गए, शांति अमन की आशा वाला वाली बस। उसके बदले क्या हुआ? करगिल वॉर। पठानकोट के बाद क्या हुआ? पठानकोट में क्या हुआ? मुंबई पर अटैक हुआ, वहां से पाकिस्तानी आतंकवादी आकर करके गए, वो क्या है? आप मुझे बता दो, एक बार इंडिया ने कभी अटैक किया हो पाकिस्तान पर? एक बार नहीं बता पाओगे। लेकिन 4 बड़ी लड़ाइयां हुई और चारों बार पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया। ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, आपके ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स बोल रहे हैं। तो दुश्मनी तो हमें निभानी चाहिए, क्योंकि दुश्मन आप हो। दुश्मन वो होता है जो आपका बुरा करना चाहता है हमेशा, और आपने हमेशा हमारा बुरा करना चाहा है। नहीं चाहा होता तो अब तक 4 बार लड़ाइयां नहीं लड़ी होती, 4 बार अटैक आपने नहीं किया होता। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो भारत से पावर प्लांट मंगवा रहे हैं। मरियम नवाज के दामाद के लिए, राहील के लिए आधा पावर प्लांट आ गया है, लेकिन बाकी आधा मंगवाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे? आपने ये ऑडियो डेफिनेटली सुनी होगी, सारे मामले पर आपकी क्या राय है? मैंने आज सुबह सुनी है ये ऑडियो। ये हमारे लिए कानून और हैं, अशराफिया के लिए कानून और हैं, और ये जो प्लांट मंगवाया जा रहा है उसमें मैंने वाजी उसकी ऑडियो सुनी है। शहबाज शरीफ कह रहा है कि मैं देख लूँगा। तो लोग जो बैठे हैं उसके करीब वो उसको कह रहे हैं कि सर ये बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि हम इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो कह रहा है मैं देख लूँगा। तो हमें तो यही चीज़ नज़र आती है कि हमारे लिए कानून और हैं, और ये जो बड़े बैठे हैं ऊपर, इनके लिए कानून और हैं, और इसके लिए इन्हें सोचना भी चाहिए। और ख़ास तौर पे हमारे जो अशराफिया से ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको चीज़ें सोचनी चाहिए कि आप लोगों ने किन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और उस मफाद की निशानी आप देख भी लें, आज 240 रुपये का डॉलर है और आटा जो है वो 100 रुपये क्रॉस कर गया है। तो ये आम आवाम के लिए कोई इतना आसान नहीं है इस मुल्क में जीना। इसीलिए यहाँ पे ब्रेन ड्रेन होने के ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं कि लोग मुल्क छोड़ कर निकल रहे हैं। और इस पे मेरा ख्याल है कि हमारी अशराफिया से ऊपर एक क्लास बैठी हुई है जो इस मुल्क को डील करती है, जिसका नाम लेना शायद कैमरे में मुनासिब नहीं होगा, समझदार लोग समझते हैं। उनको इस चीज़ के मुतालिक सोचना चाहिए कि ये बहुत ही गैर मुनासिब रवैये हैं, जिनसे फिर हमारे मुल्क में वो तशनगी बढ़ती है कि हम लोग तशद्दुद की तरफ जाते हैं और मार कुटाई की तरफ जाते हैं और गलत काम की तरफ जाते हैं। ये सोचना चाहिए। चलिए, आपने नहीं नाम लिया, लेकिन मैं तो फ्री हूं नाम लेने के लिए। मैं बता देता हूं, आपकी सेना, आपकी आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई, ये ही सब काम करवाते हैं। और जितनी जल्दी पाकिस्तान के लोग ये बात समझ लें, जितनी जल्दी उनको इस बात का एहसास हो जाए कि सबसे बड़ा अगर दुश्मन कोई है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ, वो वहाँ की स्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की सेना है, वहाँ की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। ये जो बात लीक हुई है ना, इसके पीछे तो हालांकि कहा जा रहा है कि जी इंडियन हैकर्स हैं और ऐसा है वैसा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों शक हो रहा है कि आईएसआई ने जानबूझकर ये बात लीक करवाई है। जानबूझकर हैकर्स को रास्ता दिखाया कि आओ, दरवाजे खुले हैं, फाइल हैक कर लो, लेकर जाओ। और डार्क वेब में ये चीज़ें मिल रही हैं, बेची जा रही हैं। और हम सब जानते हैं कि डार्क वेब में कोई भी अपना असली नाम यूज़ नहीं करता, वो चाहे इंडियन हैकर्स हो, चाहे पाकिस्तानी हैकर्स हो, चाहे कोई भी हो। तो ये कोई भी हो सकता है, ये पाकिस्तान की एजेंसी खुद हो सकती है जो ये डार्क वेब में लेकर आई हो, खुद।
सर, अगर पाकिस्तान और इंडिया की तजारत की बात आए तो ये लोग ये कहकर टाल देते हैं कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम भारत के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब अवाम को जब रिलीफ देने की बात आती है तो ये लोग इंडिया और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब कर देते हैं, लेकिन जब अपने मफाद की बात आई, अपने घर की बात आई कि जी अपने दामाद के लिए पावर प्लांट जो है हमने यहाँ पर लगाना है, तब इन्हें पाक भारत दुश्मनी नज़र क्यों नहीं आई? मतलब पाक भारत दुश्मनी सिर्फ अवाम के लिए? में हमें ये चंद दिनों या चंद माह या चंद साल से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये चीज़ें 1947 से हो रही हैं, कोई नई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये चीज़ें होती रही। आज मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो चीज़ें नज़र आ जाती हैं। वैसे ये चीज़ें को हमारे लिए नई नहीं है। मेरे जैसे लोग जो आज 55 साल उम्र में हैं, उन्हें पता है ये सब चीज़ें हमारे बचपन से हो रही हैं, लेकिन चौंका कि हमारा सोशल मीडिया इतना एडवांस नहीं था, तो इस वजह से उन चीज़ें लोगों से ढकी छुपी हुई थी। अब ज़रा सामने जल्दी आ जाती हैं। या जो ये डार्क वेब ने अब जो ऑडियो जारी की हैं, अभी जो रिलीज़, अभी तो बहुत कम रिलीज़ हुई हैं, और ये बड़ी एक छोटी सी बात है इंडिया से तिजारत। इसमें तो मुल्क की मफाद को खेले जाने वाली ऑडियोज़ भी हैं, जिस पे शायद इशराफिया उसके ऊपर इशराफिया से ऊपर बैठी हुई जो इस्टेब्लिशमेंट शायद वो कुछ स्टेप ले सके। ये तो, और हमें उम्मीद कोई नहीं है वैसे ना, उम्मीद ही जो है वो कुफर के करीब होती है, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं, ज़ाती तौर पर मुझे उम्मीद नहीं। सर, रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो भारत से मरियम नवाज़ के दामाद राहील के लिए पावर प्लांट मंगवाने की बातें कर रहे हैं। कोई कबाहत नहीं है, अच्छी बात है, मंगवाना चाहिए, लेकिन जब अवाम के मफाद की बात आती है, जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड की बात आती है या ताल्लुकात को बेहतर करने की बात आती है, तब ये लोग कहते हैं कि जी कश्मीर में जुल्म हो गया, भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो गया। तब इन्हें दुश्मनी नज़र क्यों नहीं आती? अब जो है ये लोग सारे काम कर रहे हैं, अपने मफाद के लिए पावर प्लांट भी मंगवा रहे हैं, उनसे राब्ते भी कर रहे हैं। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है जी इस मामले में, वो ये है कि ये गवर्नमेंट का जो चेंज हुई और ये रजीम चेंज ऑपरेशन था, ये एक इटसेल्फ एक एविडेंस थी कि किस तरह जो है ये सारा कुछ हुआ, और इसमें बैरूनी हाथ का मुलव्विस होना। तो ये बात लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इसे सरप्राइजिंग नहीं समझता कि जो लोग अपने मफाद के लिए एक चलती फिरती हुकूमत को वापस भेज सकते हैं और अपने करप्शन केसेस ख़त्म कर सकते हैं, तो वो अगर इंडिया से मंगवा रहे हैं या इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनके लिए अपनी ज़ाती जो है मफादात की अहमियत ज़्यादा है, बजाय इसके कि मुल्की मफादात को देखा जाए। और जो दूसरी मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि जी कि कौमी गैरत या जो है ना कौमी हमीयत एक ज़्यादा बड़ी चीज़ है। इससे बढ़ के है कि आपकी जो है ना तिजारत क्या है या दीगर चीज़ें क्या हैं। और जिन कौमों ने तरक्की किया, आप हिस्ट्री देख लें, ये कोई ऐसी बात नहीं जो ना पता चले। वो सब कौमें जो हैं जी, वो अपनी कौमी गैरत पे और कौमी इज़्ज़त की बल पे उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने इस तरह तरक्की नहीं की कि जो है वो किसी से मांग के ले लिया और किसी से किया। तिजारत, खाना पीना, बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी कौमी गैरत ज़्यादा बढ़ के है। और अगर प्राइम मिनिस्टर इस तरह करेंगे तो जी फिर तो शायद इमरान खान साहब ठीक ही कहते थे जो इनके बारे में कहते थे। अवाम बड़े एक अरसे से कह रही है कि शरीफ फैमिली के टर्म्स हैं भारत के साथ, मोदी सरकार के साथ, लेकिन इसको डिनाई किया जा रहा था। अब तो मेरा ख्याल है कि मामला खुल के वाजिया हो गए हैं। और मैं आपसे एक और बात ये कहना चाहूँगी कि क्या आपको नहीं लगता कि अब पाक भारत जो है ट्रेड खुलनी चाहिए? अगर ये लोग अपने मफाद के लिए चीज़ें मंगवा सकते हैं तो हम तजारत क्यों नहीं कर सकते? नहीं, पाक भारत ट्रेड जो है वो क्यों खुलनी चाहिए? इन लोगों को जो है वो कौम को किसी कटहरे में लाना चाहिए और इनको वापस भेजना चाहिए। तो जो है वो हमें बीमारी का इलाज करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें और हम कहें जी कि चलो इस बीमारी के साथ ज़िंदा रह लेते हैं। ट्रेड जो है वो उस वक्त खुलनी चाहिए जब जो है वो उन कश्मीरियों पे जुल्म बंद हो, जब वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म बंद हो, मुसलमानों पे क्या सारी अकलियतों पे जुल्म बंद हो। वहाँ पे जो है वो एक अजीबोगरीब किस्म का हिंदू सुप्रीमेसी का जो है उन्होंने जो है वो एक मॉडल और डिज़ाइन दिया हुआ है, वो ख़त्म हो। तो तिजारत जो है वो नहीं खुलनी चाहिए, इन लोगों को जो है वो कहीं जाना चाहिए। सर, इस तरह की बातें जो आपने अभी की हैं, जुल्म और सितम तो यहाँ पर भी होता है माइनॉरिटीज़ के साथ। हम यहाँ पर हिंदुओं के साथ करते हैं, क्या कर रहे हैं? सिंध में रहने वाली हिंदू के साथ हम लोग क्या करते हैं? हमने श्रीलंकन शहरी के साथ क्या किया? हम यहाँ पर हिंदुओं के मंदिर के साथ क्या करते हैं? जब हम पर बात आती है तो हम खामोश क्यों हो जाते हैं? अगर इंडिया में हो रहा है तो पाकिस्तान में भी हो रहा है, हमें इसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। देखें, ये जो मजहबी जुल्म और जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, अकलियत और अक्सरियत का क्लैश, ये हर जगह होता है। आज से 10 दिन पहले जो है वो इंग्लैंड में हिंदू मुस्लिम फसादात हो गए हैं। अच्छा, जब अपने पे बात आई तो स्वीकार नहीं करेंगे, अब गिनाने लगे जी ये तो हर जगह होता है जी, ये तो हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं है। तो भाई नई बात नहीं है तो हमारे यहाँ भी होता है भाई, उसको क्यों फिर हाईलाइट कर रहे हो आप? बात ये कि उनको टैकल किस तरह किया जाता है। पाकिस्तान में मंदिर पे हमला हुआ, वो सारे लोग कटहरे में आए और उनको सजा हुई।
इंडिया में आपको इस तरह की कोई एग्जांपल नहीं मिलेगी। वहाँ पे लास्ट डे जो है वो बल्कीस बानो केस मैंने पढ़ा है जी, उसमें वो मुसलमान बीबी रेप हुई और उसके सारे जो रेपिस्ट थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। बात यह है कि क्राइम हर जगह होता है, क्राइम किस दौर में नहीं हुआ, किस सोसाइटी में नहीं हुआ, वो हर जगह होता है, लेकिन बात यह है कि आखिर उसके ऊपर एक्शन क्या लिया जाता है। और मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है जी, मैं पाकिस्तान से बाहर पढ़ा हूँ और मेरे साथ जो है वहाँ पे सारी दुनिया के लोग थे। मैंने पाकिस्तान से कई हिंदू वहाँ पे देखे हैं, पाकिस्तान से कई क्रिश्चियन देखे हैं जिनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी स्कॉलरशिप पे पढ़ने आए हुए थे। मैंने जहाँ पे काम किया है मेरे साथ क्रिश्चियन जो है वो फेलोज़ थे, मेरे साथ हिंदू फेलोज़ थे, ठीक है, लेकिन मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस में आई हैव नेवर सीन अ सिंगल मुस्लिम गाय और अ क्रिश्चियन गाय फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम, यानी कि ये इवन के नॉट इवन फ्रॉम बांग्लादेश। ये बंदा कितना बड़ा झूठा है। अरे मतलब मैं क्या कहूं कि भाई अगर आप मेरा ये वीडियो देखें तो ऊपर वाले को, अपने जिसको आप मानते हो उसको याद करना और फिर कहना कि चेहरा कहां दिखाऊंगा मैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी इसमें क्रिश्चियन हैं, जितने भी इसमें मुस्लिम हैं, जो इंडियन हैं, वो बताएं इन भाई को कि क्या इक्वल राइट्स यहां पर नहीं मिलते, क्या यहां पे स्कॉलरशिप में भेदभाव किया जाता है। और जहां तक मुझे याद है कि अभी जब स्कॉलरशिप की बात हुई है तो मोदी गवर्नमेंट ने सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं स्कॉलरशिप पर, माइनॉरिटीज पर, उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। क्या बात कर रहे हो सर, नॉलेज बढ़ाओ अपनी, मदरसा छाप नॉलेज से बाहर आओ। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, उनको गैदर करो, पढ़ो लिखो। ये सिर्फ हेयर बैंड लगा लेने से आप मतलब स्वैग नहीं आ जाएगा और पढ़े लिखे नहीं लगोगे। आप बात करते हो जुल्म की, जब अपने पर बारी आई जुल्म की तो आप दाएं बाएं करने लगे ना। अगर जुल्म होता हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज पर तो माइनॉरिटीज आज इतना ज्यादा ग्रो ना कर चुकी होती और ग्रो ना कर रही होती। आपके यहां बता दो माइनॉरिटीज ग्रो कर रही हैं? 1947 में जितने हिंदू थे क्या आज उतने हिंदू हैं आपके यहां? 1947 में जितने मंदिर थे क्या आज उतने मंदिर हैं यहां पे? मैं गिनवाता हूं कि 1947 में यहां पर जितने मुसलमान थे उससे ट्रिपल से भी ज्यादा हो गए हैं मुसलमान। जितनी मस्जिदें 1947 में यहां पे थी उससे डबल से ट्रिपल हो गई हैं मस्जिदें यहां पर। बराबरी नहीं कर सकते बॉस आप। और झगड़े कहां नहीं होते हैं, बात आपने सही कही है, झगड़े कहां नहीं होते हैं, लेकिन तेरा झगड़ा जो है वो बहुत बड़ा वाला झगड़ा है भाई, अत्याचार है, जुल्म है। और वही काम अगर आपके यहां हो तो नहीं हो तो छोटी मोटी बात है जी भाई साहब। तो ये दोगलापन हम नहीं रखते, आपके यहां होता होगा ये। तो बात ये है कि ये डिफरेंस तो है ना जी। फिर पाकिस्तान में बुराई तो जी जुल्म सितम और ये क्राइम हर जगह ही है, लेकिन बात ये है उसको टैकल किस तरह किया जा सकता है। तो इन माय पर्सनल ओपिनियन पाकिस्तान इज अ मच बेटर कंट्री देन रेस्ट ऑफ द साउथ एशिया। सर आप अच्छा, इसी बात पर अभी ताजा खबर अभी आज दोपहर में ही पढ़ी है मैंने कि टर्की की एक महिला ब्लॉगर आई थी आपके यहां ब्लॉगिंग करने। टर्की आपका जो आयरन ब्रदर उसुबगिया कहते हो, बिरादरान मुल्क है जहां पर गेट आउट पाकिस्तानीज कैंपेन चल ही रहा है अभी तक। डिपोर्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तानी वहां से अपनी हरकतों की वजह से। वही हरकत उस टर्की की महिला के साथ पाकिस्तान में हो गई, कराची में। उसके साथ छेड़खानी की गई। ये है माइंडसेट आपका। कराची पुलिस ने तब जाकर, जब उसने बताया ये सारी बातें, तब जाकर कराची पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। और जी बड़ी बड़ी अच्छी कंट्री है बॉस। और वो मीनारे पाकिस्तान वाला हादसा तो हम भूले नहीं हैं। उसकी भी तस्वीरें देखिए जहाँ 400 लोगों ने एक महिला टिकटॉकर के साथ क्या किया था, कपड़े फाड़े और पता नहीं क्या क्या किया, वो भी हमने देखा है। तो अपनी गलतियां पर तो आप पाबंद लगाकर उसको छुपा लेते हो कि जी फटे हुए से दिख ना जाए, और दूसरों के यहां जब दिक्कत होती है तो आप उसको बताते हो कि अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया बॉस। आपको नहीं लगता कि अब ये मजहबी तजादात जो हैं वो या मजहबी फसादात जो हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए? क्योंकि बहुत टाइम हो गया, ये 2022 चल रहा है, ठीक है। हमें अपनी तरक्की पर, अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हम ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनमें बट कर रह जाए। बात ये है जी कि मजहबी फसादात जो है ना जी वो पहले दिन से होते आ रहे हैं, जब से ह्यूमैनिटी शुरू हुई है, जब मॉडर्न सिविलाइजेशन की तारीख है हमारे पास। और बात ये है कि क्लैश आपस में ना होता रहता है। एक दौर में जब जो क्रूसेड्स हो रही थी तो उस वक्त जो है वो मुसलमान और ईसाई लड़ रहे थे, ठीक है जी। उसके बाद यूरोप में भी जो है वो प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स जो है वो लड़ते रहे, वहाँ पे भी बहुत सारे फिरके हैं। बात यह है कि आप इस चीज़ को हटा नहीं सकते।
आपका कानून इतना स्ट्रांग हो कि कोई बंदा कानून हाथ में लेने से पहले, किसी की जान लेने से पहले, किसी को जो है वो कोई नुकसान पहुंचाने से पहले वो ये सोचे, वो 1000 बार सोचे अपने दिन में कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे कानून नहीं छोड़ेगा। तो बाकी कानूनी हालात तो जो है वो दीगर मामला तो आपको पता ही है, यहाँ पे तो कानून चेंज हो जाते हैं इस मुल्क में, तो फिर हम क्या कह सकते हैं मजीद। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तान के अवाम का कहना था कि हमारे सियासतदान को अवाम से कोई लेना देना नहीं है, वो वही करते हैं जो उनके मफाद में हो, जो उनके हक में हो, उन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और एक बात भाई साहब ने कही कि जी इतना सख्त कानून हो। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ कत्ल मर्डर की सज़ा क्या है? हमारे यहाँ तो फांसी है, मौत की सज़ा है। तो मौत की सज़ा होने के बाद भी जो करने वाला होता है उसे पता होता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो फांसी हो सकती है, मेरी मौत, मेरी जान जा सकती है, मुझे मौत की सज़ा होगी, लेकिन उसके बाद भी क्राइम होता है। और भी कई सारे क्राइम हैं जिनके लिए बहुत कड़ी सज़ाएं हैं लेकिन करते हैं। तो ये जो है ना, ये सामाजिक प्रॉब्लम है। आप कितने भी कड़े, अब मौत से बड़ा कोई बड़ी कोई सज़ा नहीं हो सकती ना, फांसी से बड़ी कोई सज़ा नहीं हो सकती ना, उसके बाद भी वो क्राइम होते हैं। तो हमें ज़रूरत है अपनी सोसाइटी को डेवलप करने की, हम अपनी सोसाइटी की सोच को समझाने की, सोच को बदलने की। और आपकी सोसाइटी किस गर्त में गई है आपको अंदाज़ा नहीं है। आप इतने कह रहे हो कि मैं बाहर रहता हूँ, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप ऐसी बातें कर रहे हो कि जब अपनी गलती दिखाई देती है तो आप उसे डिफेंड करते हो, और जब दूसरे की गलती होती है तो आप उस पर चढ़ बैठते हो। ये फ़र्क है, और इस वजह से फ़र्क 75 साल में साफ दिखा है कि जिस एक स्टेशन से आपका नया मुल्क बना और हमने वहां से नई शुरुआत की, वहां से जब शुरू हुए दोनों देश, तो आज इंडिया कहां पर है और आज पाकिस्तान कहां पर है। ये ग्राफ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसने अपने मुल्क के साथ कितनी वफादारी से काम किया है वहां के लोगों ने। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ूंगा कि पाकिस्तान की आवाम ने नमक हरामी की है अपने ही देश के साथ। नमक हराम है पाकिस्तान के लोग, जिन्होंने अपने देश की नहीं सोची, अपनी जेब भरी है। और जितनी गलती वहां के लोगों की है, उतनी ही गलती, मतलब उससे कम गलती वहां के सियासतदानों की है, क्योंकि चुनते आप हो अपना नेता। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।